जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे फिर से ट्वेल्थ के फिजिक्स के और डे हमारा 4 होगा। और डे 4 में हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद अगर ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री हो, जो मैथ हो, इंग्लिश हो, वो सब चालू करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले डे 4 में बात करते हैं। सबसे जो हमारा टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए, कंडक्टर ऑन एंड इंसुलेटर। इसे हिंदी में बोलते हैं चालक, अंग्रेजी में बोलते हैं कुचालक। सॉरी, हिंदी में बोलते हैं इसे चालक और इसे बोलते हैं हिंदी में कुचालक। यानी सुचालक कुचालक क्या होता है। तो पहले कंडक्टर समझिए, कंडक्टर क्या होता है और इसका इंसुलेटर क्या होता है, इसका पहले और समझ लीजिए। कंडक्टर को अंग्रेजी में बोलेंगे कि दोज सबस्टांस, यानी कि वह पदार्थ विच अलाउ, जो अलाउ करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन, यानी कि वह सबस्टांस जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से जाने देता है, तो उसे कहते हैं कंडक्टर। जैसे बताइए, वायर, कोई वायर लेते हैं तो मेटालिक वायर, मेटल के यानी कि धातु के, तो इलेक्ट्रिक करंट जाने देता है। अच्छा, मान लीजिए मार्कर, तो मार्कर में इलेक्ट्रिक करंट न जाएगा। अच्छा, वाटर भी, तो जो वाटर जिसका पीएच मान 7 होगा वो तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे वर्षा ऋतु, वर्षा के एकदम वर्षा जल इलेक्ट्रिक करंट का अथी इंसुलेटर होता है, यानी कि वो अपना उसमें से करंट नहीं जाने देता है। लेकिन जो पानी होता है जिसमें थोड़ा प्रदूषण की वजह से हो या किसी अन्य वजह से अन्य पदार्थ मिला रहता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है। अच्छा, उसके बाद बुक ले लीजिए, तो बुक में भी नहीं जाएगा, अर्थात उसी जो जिसमें करंट जाए, सीधे समझ लीजिए, जिसमें फ्लो ऑफ करंट हो, फ्लो ऑफ करंट, जिसमें करंट का फ्लो हो, उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे। और जिसमें फ्लो ऑफ करंट ना हो, यानी कि जिसमें करंट का फ्लो ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा, अब बात है कि एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल में आप सबसे पहले ले लीजिए कि मेटल, मेटल हो गया। अच्छा, इंसुलेटर के एग्जाम्पल में मेटल में से तो जाएगा ना। अच्छा, कोई भी मेटल आप मेटल, कोई भी मेटल हो तो ये जाएगा, एक दो मेटल के केस में ना होगा। अच्छा, उसके बाद और बात करते हैं, ये मेटल हो गया। आप और जैसे कि कोई भी लोहा का कोई भी वायर हो गया, कोई भी, अच्छा, ह्यूमन बॉडी भी, ह्यूमन बॉडी का मानव का जो शरीर है वो भी कंडक्टर होता है, ह्यूमन बॉडी वो भी होता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद ये सब याद रखिएगा। इंसुलेटर का तो वह पदार्थ, दो सबस्टांस विच डज नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को विद इन, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को बाहर, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को न जाने देता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में जिसमें, यानी कि जिसमें फ्लो ऑफ करंट न होगा, इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। जैसे बुक ले लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए। अच्छा, लेकिन इसका जो सबसे जो एग्जाम्पल याद रखना है आपको, बुक हो गया, और कुछ भी ले लीजिए, वुड लकड़ी, तो लकड़ी अगर जैसे वैसे तो सूखा हुआ लकड़ी तो उसमें ना जाएगा, लेकिन हरा लकड़ी में थोड़ा थोड़ा करंट प्रवाहित होता है, वो सब याद नहीं रखना है, केवल याद रखना है लकड़ी पूरा इसी में आता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो मेन याद रखना है कि सबसे बेस्ट द बेस्ट कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है ना, वो होता है सिल्वर, जिसे हम लोग चांदी बोलते हैं। वो से याद रखिएगा, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है चांदी। चांदी से सबसे ज़्यादा क्या होता है, अति प्रवाहित होता है, कंडक्टर यानी धारा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है, ठीक ना। अच्छा, यानी कि सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है सिल्वर। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा सुचालक है, बहुत ही अच्छा करंट को प्रवाहित करने वाला निम्नलिखित में से कौन है, तो उसका आंसर होगा सिल्वर। याद रखिए, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर। अच्छा, उसके बाद और बात यहाँ से याद रख लीजिएगा। अब आता है कंडक्टर इंसुलेटर खत्म। अब कंडक्टर इंसुलेटर के बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका यहाँ पर देखते हैं। कंडक्टर इंसुलेटर के बाद अब देखिए, कल जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ में हम क्या पढ़े थे, कल कूलम्ब्स लॉ जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि F बराबर के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर बोले थे। ये तो हमारा कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। अच्छा, इसमें बताए थे कि इसमें ये जो Q1 है क्या है, Q1 चार्ज है। अच्छा, लिख लेते हैं ऐसे, Q1 और Q2, जो Q1 और Q2 है ना वो चार्ज है, Q1 और Q2 चार्ज है। अच्छा, उसके बाद जो R है ना, R क्या है, उसके दोनों के बीच के डिस्टेंस है। जैसे ये Q1 हो गया और ये हो गया Q2 हो गया, तो ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा ना वो है R है। तो ये R जो है ना वो दोनों के बीच के डिस्टेंस है, उन चार्ज के बीच के डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज का दो का चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाद और बात किए थे, जो के है ना, के को कूलम्बियन कांस्टेंट बोलते हैं, और ये के का जो वैल्यू लिखे थे 9 × 10⁻⁻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 ⁻
9 लिखे थे, और इसका यूनिट कैसे लिखे थे, तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होगा, निकाले थे। इसी में एक और बात कहे थे कि के का एक और वैल्यू होता है, वो होता है 1/4πε0, और यहाँ से हम इसका इस 9 के का वैल्यू यह भी होता है या यह भी होता है, अर्थात के बराबर इतना भी हो सकता है और के बराबर 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन बात यहाँ है, एक बात है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर F बराबर के है, Q1 है और Q2 है, R स्क्वायर है, तो हम के के जगह पर हम 1/4πε0 रखते हैं, तो के जगह पर 1/4πε0, ये तो ऊपर तक Q1 रहबे करेगा, Q1 Q2 पर गुना रहबे करेगा, और नीचे में R स्क्वायर, तो F बराबर एगो सूत्र इहो होता है। हम इस जगह से एप्सिलॉन के यूनिट निकालने गए थे, तो यूनिट में थोड़ा कल गलत हो गया था, लेकिन देखिए आज कैसे निकालेंगे। यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालना है हमें एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन का यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सारा पोर्शन को पहले ऊपर जाने देते हैं, इस पूरा पोर्शन को उधर जाने देते हैं, एफ को नीचे आने देते हैं, तो इस ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें से देखिए एप्सिलॉन को यहाँ जाने देते हैं, इस एफ को यहाँ आने देते हैं। एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 बटा में 4 पाई एफ हो गया ना। अच्छा, हम यूनिट निकाल रहे थे, Q1 के कूलम एगो फिर कूलम चार्ज के, अच्छा 4 पाई यूनिट लेस, पहला संख्या यूनिट लेस होता है, और एफ के न्यूटन अर्थात, और यहाँ पर एक और छूट के यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी कि एगो मीटर स्क्वायर, अर्थात जो लास्ट यूनिट निकल के आ रहा है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, पहला ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन और ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, तो ई होगा एप्सिलॉन नॉट के यूनिट, याद रखिएगा ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट या है। इसी को एक और चीज याद रख लीजिए, इसी के बराबर एक और चीज होता है फॉर्मी पर मीटर, इसे फॉर्मी पर मीटर बोलते थे, ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होता है। कल इसका मान बताए थे, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होता है 8.85 × 10 के पावर -12 फॉर्मी पर मीटर लिख दीजिए, या आपका मन है तो ऊपर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये हमारा कल मिस्टेक हो गया था, लेकिन आज बता दिए। अच्छा, यहाँ तक हो गया तो कंडक्टर किसे बोलेंगे, तो सब स्टार्ट वह पदार्थ जो विद्युत धारा जाने दे न जाने दे, इंसुलेटर जाने दे, कंडक्टर सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, बस हो गया। अच्छा, यहाँ हो गया। अब इससे आता है, इससे हम आगे बढ़ते हैं कंडक्टर इंसुलेटर से। आप चलिए, आप जो एक बहुत ही जो मस्ट है वो ऑब्जेक्टिव के लिए मस्ट टॉपिक है। अब देखिए एक टॉपिक का नाम है, उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिविटी परमिटिविटी। अच्छा जो ये एप्सिलॉन है ना, इसे हम ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आपको याद रखना है, नाम एक और है इसका नाम, इसका वैल्यू सब याद रखिएगा, बस ये इस टॉपिक में इतना नहीं पढ़ना था, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जो काम का चीज़ है वो पढ़ने जा रहा है। देखिए उस टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए उसको हम लिख रहे हैं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, या एक और इसका नाम है रिलेटिविटी ऑफ, और उसको बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक और बोलते हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और एक और उसका नाम है रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और बस एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, याद रखिएगा, फ्री स्पेस, रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्या है पहले समझिए। देखिए जैसे कि फोर्स, आपको हम कहेंगे कि एयर में फोर्स निकालिए, तो एयर में फोर्स निकालते हैं, तो एयर में फोर्स निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, यानी पहले फोर्स एयर में हम निकाल रहे हैं, एयर में फोर्स कितना लगेगा, तो के Q1 Q2 और बटा में क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर पे लिखिएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं के को 4 पाई एप्सिलॉन बदल देवे, तो 4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पर आर स्क्वायर लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन रखने देते हैं, कहाँ पर निकाल रहे हैं, एयर में। अच्छा, हम कह रहे हैं कि कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है, वो एयर को छोड़कर पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, वहाँ पर फोर्स निकालिए, तो वहाँ पर फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 बटा में 4 पाई, यहाँ पर ऑप्शन नोट ना होगा, बल्कि ऑप्शन नोट का वैल्यू उसके लिए अलग होगा। ये जो एप्सिलॉन नोट लिखे 8.5, ये एयर के लिए केवल वैल्यूएबल होता है, तो वो लिख दे रहे हैं FM, वहाँ मान लेते हैं एप्सिलॉन का वैल्यू कुछ अलग होगा, ठीक ना। अच्छा, एप्सिलॉन का वैल्यू वहाँ पर कुछ अलग हो गया, तो एप्सिलॉन का वैल्यू वहाँ पर अलग होगा, उसके बाद यहाँ पर आर स्क्वायर रहबे करेगा, ई हो गया। तो ई कहाँ है, ई मीडियम में, FM का तो कोई मीडियम है, एयर में ई आता है सूत्र, सही बात है, एप्सिलॉन का वैल्यू एयर में वो होता है, यानी आर स्क्वायर वाला 5, यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू अलग होगा, मीडियम में अलग होगा एप्सिलॉन का वैल्यू। अच्छा,
अब रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का सापेक्ष, जब भी रिलेटिव हो जाएगा तो दो के रेशियो, अब फिगर के रेशियो तो एफ जो एयर में है ओकर रेशियो, एयर में ओकर रेशियो, अभी मेरे को मीडियम में फोर्स लगता है ओकर रेशियो। तो हम जो रिलेटिविटी निकाल रहे हैं ना, तो रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसे हम लोग ई आर या ई के द्वारा डिनोट करते हैं, ई आर या ई के, तो लेकिन ज़्यादा ई आर लेते हैं, ठीक ना। तो ई आर बराबर क्या होगा, एफ ए बट्टा में एफ एम, अर्थात ई आर बराबर निकाला क्या, ई आर है क्या, तो ई आर का नाम है रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिविटी में सापेक्ष रूप से फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में आपको मीडियम के, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर इट इज द रेशियो, रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन एनी मीडियम, यानी कि यह रेशियो है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स एयर में और इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में, उसी का रेशियो है। तो रेशियो निकालेंगे तो एफ ए का वैल्यू रखेंगे वहां पर, तो Q1 Q2 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, अब बड़का बट्टा एफ ए में वैल्यू रखेंगे तो Q1 Q2 बट्टा में 4 पाई ई आर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, Q1 से Q2 कैंसल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट। अब ई देखिए जैसे कि ई पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, तो इसको लिख ई आर बराबर ई ऊपर चला जाएगा, ई नीचे बचेगा। तो बस इस सबसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव है कि ई आर बराबर, यानी ई आर बराबर ई बाई एप्सिलॉन नॉट बच जाता है। अर्थात एक चीज और यहाँ से लिख सकते हैं कि ई बराबर ई आर इंटू ई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सीधे पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ई आर बराबर क्या होता है, तो सीधे ऑप्शन में दिया रहता है ना पूछता है रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई आर बराबर क्या होता है, तो ई बटा में एप्सिलॉन नॉट। ई जो होता है मीडियम में कि एक रिलेटिविटी ऑफ सॉरी मीडियम में परमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, और तो एयर में इसका वैल्यू 8.85 होता है, मीडियम में अलग होता है ई का वैल्यू, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पर ई याद, केवल ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि ई आर बराबर ई बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट, अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ पर देखिए हम अभी पूछता है कि यूनिट क्या होता है, तो यू फोर्स से देकर तो न्यूटन होगा, और नीचे को न्यूटन होगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, अर्थात ये जो होता है ना यूनिट लेस होता है। दूसरा का ऑब्जेक्टिव कि ये जो रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है वो यूनिट लेस होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, अब बात होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एयर में जो वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, एयर वैल्यू वो 1 होता है। वाटर में इसका वैल्यू कितना होता है, तो 80 होता है। उसके बाद मेटल में इसका वैल्यू क्या होता है, तो मेटल में इनफाइनाइट होता है। कांच जिसे ग्लास बोलते हैं, ग्लास में इसका वैल्यू क्या होता है, तो 5 से 10 के बीच में होता है। इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव ई वाला पूछा है, ई वाला पूछा है, ई वाला 3 हो, ग्लास वाला, तो याद रखिएगा। ऐसे कि एयर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1, वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80, और मेटल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट, और ग्लास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 5 से 10 के बीच होता है। नॉन मेटल की बात नहीं है, केवल मेटल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होता है, इसलिए एयर वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर 3 वैल्यू है। चारों को याद रखना है। इंपोर्टेंट एयर वाला होता है, और सिर्फ वाटर वाला और इम्पोर्टेंट होता है, और मेटल वाला इम्पोर्टेंट होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ। तो 2 टॉपिक था, एक था रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एयर में फोर्स का वैल्यू, अब बता कोई भी एगो मीडियम ले लीजिए, उसका फोर्स का वैल्यू का रेशियो निकाल दीजिए। अच्छा, वही होगा। अब यहाँ पर निकाले तो इसका यूनिट भी यूनिट लेस आ गया। अब बाकी बात निकाले तो लास्ट में हमारे पास जो निकल के आएगा काम की चीज़ है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू होगा एयर में होगा 1 होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वाटर में 80 होगा, और प्लस मेटल में इनफाइनाइट होगा, ग्लास में 5 से 10 के बीच में होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिए, जिसे के द्वारा भी कभी कभी नोट करते हैं, ये बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, अब इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला टॉपिक था। अब इसके बाद जब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद ये हो गया। अब यहाँ से अगला टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद जो आपको याद रखना है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद आपको कूलम्ब्स लॉ की कुछ कमियां हैं, उसको भी याद रख लीजिएगा कि यह एक प्रकार का है ना, जैसे अति कूलम्ब्स लॉ लिखे दिखा दो, कूलम्ब्स लॉ लास्ट टॉपिक, और कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन कर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं, कुछ लिमिटेशन है कि यह एक प्रकार के एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इट इज यूनिवर्सल, एक प्रकार के यूनिवर्सल लॉ है, यानी कि यूनिवर्सल ई पहले ओकरा था, जैसे कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, एक बार एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, यानी पूरे विश्व स्तर पर यानी लागू नहीं होता है, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। अच्छा, तीसरा का बात याद रखना है
कि जब दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए ना 10 के पावर 15 मीटर से जब कम नहीं होना चाहिए, 10 पर 1 यानी 1 फर्मी से कम नहीं होना चाहिए, तो वो ये लॉ काम कर देने पड़ेगा। मिनिमम ऐसे तरह ज़्यादा होना चाहिए, फिर उतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अर्थात ये जो जैसे कि ये दो बीच है, ये Q1 और Q2 है, इसके बीच की डिस्टेंस 10 के पावर 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और उतने ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ दूरी तक चल सकता है लेकिन उतने ज़्यादा भी ना और उतने कम, ऐसे कम ना होना चाहिए। याद रखिएगा, नॉट लेस देन के लिए इससे लेस रहेगा, यानी कि इससे कम रहेगा तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको कुछ याद रखिएगा, मेनली कोई टॉपिक है ना कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है जी। लेकिन ये सब छोड़िए, ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना एक प्रकार के सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक प्रकार के सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। दूसरा का बात आपको याद रखना है, एक प्रकार कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षण बल हो जाता है, ठीक ना। सेंट्रल फोर्स होता है अधिक बाद इसे कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। तीसरा का बात ये जो कूलम्ब्स लॉ है वह न्यूटन वह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे है, जैसे कि F बराबर 1/r² है ना, तो ये इनवर्स हो गया, इसका ऊपर आता था इसका तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नीचे आता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसे इनवर्स स्क्वायर है स्क्वायर लॉ को। तो कूलम्ब्स लॉ तीसरा का बात इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इंपॉर्टेंट की बात है कि कूलम्ब्स लॉ है ना वह एक प्रकार के इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं उसे, और कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। ऑप्शन में दिया रहता है कि सेंट्रल फोर्स है कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन में से। तो पहले तो वहाँ पर मानेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव तो होगा नहीं करेगा, वो सेंट्रल रहेगा, वो कंजर्वेटिव रहेगा, वो इलेक्ट्रिक रहेगा, तो तीनों। अच्छा, अब पूछेगा केवल सेंट्रल दे देता है, कभी कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव एक ऑप्शन देता है। तो याद रखिए कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन था कि एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यूनिवर्स लेवल पर लागू नहीं है, और इससे कम दो डिस्टेंस होगा, दो चार्ज के बीच में तो लागू ना होगा, और दूर भी रहेगा कुछ किलोमीटर तक भी लागू ना होगा, ऐसे थोड़ा हल्का होना चाहिए। अच्छा, अगला ऑब्जेक्टिव की जो कूलम्ब्स लॉ है एक प्रकार की इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ एक प्रकार सेंट्रल फोर्स भी होता है, कूलम्ब्स लॉ एक प्रकार कंजर्वेटिव फोर्स है, और कूलम्ब्स लॉ है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इस लॉ को याद रख लीजिएगा। केवल यही तक इसमें से चैप्टर में पढ़ना था, हमें कूलम्ब्स लॉ में इतना पढ़ना था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गॉस थ्योरम पर होगा, और एक जो ऑब्जेक्टिव होगा हम कल पढ़ाएंगे वो होगा E बराबर F/Q। यादें कर लीजिएगा, ये उनकी बार ऑब्जेक्टिव फिक्स से है, ये करेगा ऑब्जेक्टिव हर एक साल आता है और 2 साल पर आके ये ऑब्जेक्टिव यादें रहता है। यानी कि E है क्या, तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, F क्या है फोर्स है, Q बराबर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसे हैं, तो इट यानी कि जब इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ द बॉडी एंड चार्ज ऑफ द बॉडी कह सकते हैं याद इसे। और दूसरा का भाषा में यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि पर यूनिट चार्ज पर 1 यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो वही बात हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल हम इसी को, अगर आप भी 2025 में आपका एग्जाम है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ दिन बाद हम इंग्लिश के बेसिक्स ग्रामर और किताब बुक के हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है।